नमस्कार दोस्तों। एर्थ लेशन पढ़ रहे थे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की छोर तक की यात्रा। आज उसके सेकंड पार्ट के बारे में देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, जो कार्यक्रम था जिसके साथ लेखिका जुड़ी हुई थी उसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, हिम पर विद्यार्थी। आई वॉज वर्किंग विद, जिसके साथ मैं कार्य कर रही थी, ऑन द सोकेल्स्की, कौन से जहाज़ के ऊपर? सोकेल्स्की जहाज़ के ऊपर। लेखिका जिस कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी उसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, आइस के ऊपर या बर्फ़ के ऊपर विद्यार्थी। तो उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था देखते हैं। एम्स, उसका उद्देश्य था टू डू एग्जैक्टली दिस, ठीक वैसा ही करना। क्या करना? बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कि वो उच्च विद्यालय विद्यार्थियों को ले जाए टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंतिम छोर तक। तो ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, उसका तात्पर्य यह था, उसका कार्य यह था, उसका उद्देश्य यह था कि वो विद्यार्थियों को क्या कर सके, पृथ्वी के अंतिम छोर तक की क्या करवा सके, यात्रा करवा सके। अंतिम छोर का तात्पर्य यहाँ पे अंटार्कटिका से है। एंड प्रोवाइडिंग दैम, और उन विद्यार्थियों को प्रदान की जा सके विद एम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही अच्छी प्रभावी शैक्षणिक कुछ सुविधाएं, या फिर जिन्हें आप कहते हैं अवसर। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस के जो कार्यक्रम था उसको चलाने का तात्पर्य यह था जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनको क्या किया जा सके, एक अच्छा ऐसा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके जिससे वो अपने जीवन को क्या कर सके, निखार पाएँ। विच विल हेल्प देम, और ये जो अवसर होंगे वो उनकी सहायता करेंगे फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ को विकसित करने में, एंड रेस्पेक्ट, और आदर व्यक्त करने में फॉर आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह का। तो इस कार्यक्रम पर जाने का और विद्यार्थियों को ले जाने का तात्पर्य यह है कि वो विद्यार्थी क्या कर सके, हमारा ये जो ग्रह है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, उस ग्रह के लिए वो क्या कर सके, एक नई समझ उत्पन्न कर सके, और साथ में हमारे इस ग्रह का क्या करें, वो सम्मान भी करना सीखें। इस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का यही क्या था, वास्तविक उद्देश्य था। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन, और ये जो कार्यक्रम है वो चल रहा है फॉर 6 years नाउ, लगभग पिछले 6 साल से। ये कार्यक्रम 6 साल से चल रहा है। हेडिड, और इसका जो निर्देशन है, नेतृत्व है, वो किया जा रहा है बाय कैनेडियन, एक कनाडा के व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है जियोफ ग्रीन। तो जियोफ ग्रीन जो कनाडा के व्यक्ति हैं वो इस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। हु गॉट टायर्ड, और ये जो जियोफ ग्रीन है वो अब क्या हो चुके हैं, गॉट टायर्ड, थक चुके हैं, ऑफ कार्टिंग, ले जाकर सेलिब्रिटीज़, कई प्रसिद्ध लोगों को, एंड रिटायर्ड, और जिन्हें आप निवृत्त व्यक्ति कहते हैं, सेवानिवृत्त जिन्हें कहते हैं। तो आज तक क्या हुए हैं, जो जियोफ ग्रीन है वो अंटार्कटिका पर कैसे लोगों को लेकर गए हैं, जिनमें सेलिब्रिटी रहे हैं, प्रसिद्ध लोग, और साथ में जो रिटायर्ड हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं अपनी सेवा से, रिच, और ऐसे लोगों को भी लेकर गए हैं जो रिच हैं, अमीर हैं, क्यूरियोसिटी सीकर्स, और जो उत्सुक हैं नई चीज़ों को क्या करने के लिए, जानने के लिए। ये उनको ले तो गए वहाँ पर, ऐसे लोगों को, लेकिन ये जो लोग हैं हु कुड ओनली गिव बैक, लेकिन ये जो लोग गए, कौन कौन से, सेलिब्रिटीज़ गए, रिटायर्ड गए, रिच गए, और क्यूरियोसिटी सीकर्स गए। ये जो लोग थे ना, कुड नॉट गिव बैक, वो क्या नहीं कर पाए, वापस प्रदान नहीं कर पाए, इन ए लिमिटेड वे, एक किसी कार्य को एक लिमिटेड वे में ही वो क्या कर पाए, वापस प्रत्युत्तर में दे पाए। तो जियोफ ग्रीन का उनको ले जाने का तात्पर्य ये था कि वो जब वहाँ जाएं तो इस संसार को नए कुछ विचार दें, जबकि ऐसे जो लोग हैं वो क्या नहीं कर पाए, कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाए। उनका जो योगदान था वो कैसा रहा, लिमिटेड वे में रहा, कुछ सीमित स्थिति में रहा, क्षेत्र में रहा। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है द स्टूडेंट्स ऑन आइस, ही ऑफर्स, ये जो कैनेडियन है जियोफ ग्रीन, वो प्रस्तुत करते हैं द फ्यूचर जनरेशन, इस भावी पीढ़ी को, ऑफ पॉलिसी मेकर्स, भावी पीढ़ी कौन सी, जो नीति निर्धारक है। नीति निर्धारक का तात्पर्य ऐसे बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, जो आने वाले भविष्य का क्या है, नीतियों का निर्माण करने वाले हैं। ये जियोफ ग्रीन क्या करना चाहते हैं, उन बच्चों को देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक जीवन को बदल देने वाला अनुभव। एट एन एज, ऐसी एक आयु में, व्हेन दे आर रेडी, जबकि ये जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं,
टू ऑब्जर्व, किसी भी नई चीज़ को क्या करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, एंड लर्न, और उन चीज़ों को क्या करने के लिए, सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो वो कर सकते हैं, एक्ट, कि वो अपने उन विचारों के लिए, अपनी ग्रहण की हुई चीज़ों के अनुरूप क्या कर सकते हैं, वो एक्ट कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो जियो ऑफ ग्रीन विद्यार्थियों को इसलिए ले जा रहा है क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो अभी जीवन में आए हैं, उन्हें नई नई चीज़ें सीखने का एक रुचि रहती है, वो किसी चीज़ को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और साथ में अपने विचारों को सिद्ध साबित करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रयत्न कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं। इस वजह से इसीलिए विद्यार्थियों को क्या करते हैं, जियो ऑफ ग्रीन इस आइस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम पर क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। जबकि दूसरे जो लोग हैं उनको भी ले गया जियो ऑफ ग्रीन, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, कुछ अच्छा योगदान बदले में नहीं दे पाए। द रीजन, वह कारण, द प्रोग्राम, यह कार्यक्रम, हैज बीन सो सक्सेसफुल, कि इतना सफल रहा है, ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, उसका क्या कारण रहा, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू गो एनीवेयर, कि आप कहीं पर भी चले जाएं, नियर द साउथ पोल, इस दक्षिणी ध्रुव के पास में, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और वहाँ जाकर आप क्या न हो, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। लेखिका कहना चाह रही है कि यदि आप साउथ पोल के पास में चले जाएं, दक्षिणी ध्रुव के पास में अंटार्कटिका पर, और वहाँ जाकर आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लेखिका कह रही है कि स्थान ही ऐसा है जहाँ जाकर प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित होता है, और इसीलिए ये जो प्रोग्राम है वो अत्यधिक क्या रहा है, सफल रहा है। इट इज़ ईजी, ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है, टू बी ब्लेज, कि हम उदासीन बैठे रहें, अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, कि जो ध्रुव के जो क्या हैं, जो पर्वत हिमखंड हैं वो क्या हो, पिघलते जा रहे हैं। ध्रुवों के ऊपर जो बर्फ़ के हिमखंड हैं वो क्या होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, लेकिन हम उनके प्रति कैसे हैं, ब्लेज हैं, ये हमारे लिए आसान है। वाइल सिटिंग, क्योंकि हम बैठे हैं इन द कंफर्ट जोन, बहुत ही आरामदायक स्थिति में, ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के मध्य क्षेत्र में। आपको पता है जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो एक काल्पनिक रेखाएं जो बनाई गई हैं, जो बाईं से दाईं तरफ जो जाती हैं वो तो अक्षांशीय कहलाती हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं वो क्या कहलाती हैं, देशांतरीय। तो कहीं ना कहीं इन देशांतरीय और अक्षांशीय स्थितियों में हमारा देश निवास स्थित रहता है। तो लेखिका कहना चाह रही है कि हम अपने घर पर किसी भी चीज़ से अनजान होकर बैठे रह सकते हैं, ब्लेज रह सकते हैं, उदासीन रह सकते हैं, लेकिन जब आप उस जगह जाते हैं तब आप क्या नहीं रह सकते, उससे बिना इफेक्ट हुए नहीं रह सकते। हालांकि आप अपने लैटिट्यूड, अपने अक्षांशीय और लॉन्गिट्यूड जो देशांतरीय रेखाओं की मध्य स्थिति है आपके घर की, आपके देश की, वहाँ पर आप बेफिक्र होकर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। बट व्हेन यू कैन, लेकिन जब आप विजिबली सी, जब आप प्रत्यक्ष देखते हैं, आप घर पर तो आराम और बिल्कुल उदासीन होकर देख सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, ग्लेशियर्स रिट्रेटिंग, कि जो पर्वत खंड हैं, हिम के बर्फ़ के जो पर्वत हैं वो क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, एंड आइस सेल्स कोलैप्सिंग, और साथ में जो बर्फ़ के कगार हैं वो क्या हो रहे हैं, ढह रहे हैं। बर्फ़ के जो बड़े बड़े पठार हैं, पहाड़ हैं और खंड हैं वो क्या हो रहे हैं, कगार हैं वो क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, टूट रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं, कहाँ जाकर, अंटार्कटिका में, तो जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, यू बिगिन टू रियलाइज़, तभी आपको ये एहसास होने लगता है, आप ये जान पाते हैं दैट द थ्रेट, की ये जो धमकी है, ये जो समस्या है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के बढ़ने की, इज़ वेरी रियल, वो कैसी है, वास्तविक है। लेखिका कहना चाह रही है कि आप अपने घर पर वैश्विक समस्याओं के बारे में बिना सोचे आराम से रह सकते हैं, लेकिन जब आप अंटार्कटिका पर जाएंगे और वहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ों को पिघलता हुआ और टूटता हुआ देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि विश्व की जो तापमान की स्थिति है वो वास्तव में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये हमारे विश्व के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा क्या है, एक तरह का थ्रेट है, एक धमकी है, एक समस्या है।
अंटार्कटिका जो महाद्वीप है बिकॉज के कारण ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ की जो जीव प्रणाली है जिसे आप इकोसिस्टम कहते हैं वो बिल्कुल कैसा है, सिंपल है। एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पे जैव विविधता की भी क्या है, कमी है। तो वहाँ की जो प्रकृति है वो सामान्य सी है, सिंपल है, और साथ में वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है, जैव विविधता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कोई ज़्यादा जानवर जीव जंतु नहीं रहते हैं। इज़ द परफेक्ट प्लेस, और इसीलिए ये जो अंटार्कटिका है वो एक बहुत ही बहुमूल्य, महत्वपूर्ण और बिल्कुल स्पष्ट और अनुकूल स्थान है टू स्टडी, जहाँ जाकर हम अध्ययन कर सकते हैं हाउ लिटिल चेंजेस, कि किस प्रकार से छोटा सा परिवर्तन इन द एनवायरनमेंट, हमारे इस पर्यावरण में, कैन हैव बिग रिपरकशंस, क्या कर सकता है, बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं हमारे सामने दिखा सकता है। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका का जो जलवायु है और वहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल साधारण है। वहाँ पे ज़्यादा बहुत विशेष बायोडाइवर्सिटी नहीं है, जैव विविधता भी नहीं है, और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ जाकर आप ये जान पाएंगे कि पर्यावरण में यदि हम थोड़ा सा भी क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी आप लॉकडाउन के समय में देख रहे हैं, अभी जब सारे लोग जब अपने अपने घरों में कैद थे तो विश्व का जो तापमान और साथ में जो प्रदूषण था वो बहुत क्या हो गया है, कम हो गया है। तो थोड़ी सी क्रिया के कारण बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में देख सकते हैं। टैक, चलिए एक उदाहरण के रूप में सीखते हैं। द माइक्रोस्कोपिक, एक बहुत ही सूक्ष्मदर्शी है, पाइटोप्लैंक्टन। पाइटोप्लैंक्टन ये एक घास का नाम है। तो हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में, और उदाहरण किसका लेते हैं, एक घास का जिसका नाम है पाइटोप्लैंक्टन। ये क्या है घास, देखते हैं। दोज ग्रासेज, ये जो घास है ऑफ द सी, जो किस में पाई जाती है, समुद्र में। तो पाइटोप्लैंक्टन जो घास है वो किस में पाई जाती है, समुद्र में। दैट नरिश, जो कि पोषण भी करती है, एंड सस्टेन, और अस्तित्व भी बनाए रखती है, द एंटायर, उस संपूर्ण साउदर्न ओशन फूड चेन। साउदर्न का मतलब दक्षिणी, ओशन का मतलब क्या होता है, समुद्र, और फूड का मतलब भोजन, और चेन का तात्पर्य श्रृंखला। तो समुद्रों में भी क्या होती है, भोजन श्रृंखला रहती है, और उस भोजन श्रृंखला को समुद्रों में बनाए रखने का जो महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है, पाइटोप्लैंक्टन है। और पाइटोप्लैंक्टन क्या है, समुद्र में पाई जाने वाली एक बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म क्या है, एक घास है, जो वहाँ के जीव जंतुओं को का पोषण भी करती है और उनके जीवन को बनाए भी रखती है। अब देखते हैं ये किस प्रकार से उपयोगी है। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, और ये जो पाइटोप्लैंक्टन जो घास है ना वो क्या है, एक सिंगल सेल्ड प्लांट है, एक कोशिकीय क्या है, पौधे हैं। यूज द सन्स एनर्जी, ये घास क्या करती है, सूर्य की ऊर्जा का क्या करती है, उपयोग क्या करने में, एसिमुलेट कार्बन, कार्बन को पचाने में, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो यौगिक हैं किसके, यौगिक किसके हैं, जैविक, जो जैविक यौगिक हैं उनको सिंथेसाइज करने में, उनका संश्लेषण करने में ये क्या करती है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करती है। और ये जो प्रक्रिया है, इन दैट वंडरियस, अपनी उस आश्चर्यजनक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफ प्रोसेस, उस प्रक्रिया के बारे में, दैट इज कॉल्ड, जिसे हम अक्सर कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि विज्ञान विषय में आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होती है जो पौधे करते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट जो पाइटोप्लैंक्टन जिसे कहा गया है, एक कोशिकीय पादप, ये भी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, कार्बन को पचाने में, और साथ में जो जैविक यौगिक हैं उनको संगठित और संश्लेषित करने में क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के रूप में हमारे सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब देखते हैं साइंटिस्ट क्या कहते हैं। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो हमें ये चेतावनी देते हैं दैट ए फर्दर डेप्लेशन, यदि थोड़ा सा भी और नुकसान हुआ इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में, यदि ओजोन की जो परत है, ओजोन जो गैस है उसकी जो परत है, यदि उसमें थोड़ा बहुत भी और नुकसान हुआ, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज, इससे गतिविधियाँ क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी ऑफ द पाइटोप्लैंक्टन, किसकी, उस पाइटोप्लैंक्टन घास की। यदि ओजोन लेयर में थोड़ा सा भी और नुकसान हुआ तो जो समुद्र में पाई जाने वाली जो घास है पाइटोप्लैंक्टन, उसमें
क्या हो जाएगी, वो प्रभावित हो जाएगी। विच इन रिटर्न, और जब वो प्रभावित होगी, विल अफेक्ट, फिर वो प्रभावित करेगी द लाइव्स, उन जीवन को, ऑफ द मैरिन एनिमल्स, जो समुद्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एंड बर्ड्स, और साथ में उन पक्षियों के जीवन को भी वो प्रभावित कर देगी, ऑफ द रीजन, जो उस क्षेत्र में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। आप जानते हैं जानवरों को और पक्षियों को जो भोजन है वो क्या है, साधारणतः पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अब समुद्रों में वो जो पाए जाने वाले जो जीव हैं वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, समुद्र में से। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन जो घास है वो कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। यदि ओजोन लेयर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी भी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा अफेक्ट होगी, तो इससे अफेक्ट क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन, वो घास प्रभावित होगी। और जब यदि घास खत्म हो जाएगी तो समुद्रों में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, जानवर, और उस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले बर्ड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक घास के नुकसान होने से एक प्रकार से उस क्षेत्र के समस्त जीवों पर क्या हो जाएगा, जीवन का संकट खड़ा हो जाएगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इससे जो विश्व का जो कार्बन चक्र है वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप में प्रभावित हो जाएगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, इस फाइटोप्लैंक्टन के उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में, देयर इज ए ग्रेट मेटाफर, आपको एक बहुत बड़ा रूपक दिख रहा होगा, फॉर एग्जिस्टेंस, जो हमारे अस्तित्व को क्या करता है, कायम रखता है। तो लेखिका कह रही है कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो समुद्री जीवों के लिए, समुद्र के आसपास के लोगों के लिए और वहाँ रहने वाले पक्षियों के लिए एक तरह का क्या है, जीवन का स्रोत है, जीवन को बनाए रखने वाला क्या है, तत्व है। इसीलिए लेखिका हमें कह रही है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, आइए आज से हम क्या करें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, टेक केयर करें। एंड द बिग थिंग्स, और जो बड़ी चीज़ें हैं, विल फॉल इनटू प्लेस, वो अपना स्थान ऑटोमेटिकली क्या कर लेगी, व्यवस्थित कर लेगी। लेखिका हमें ये कह रही है कि हमें छोटे छोटे अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो महत्वपूर्ण हैं। तो अब यदि हम उनको संगठित करेंगे तो एक बहुत बड़ा उसका परिणाम हमें नज़र आएगा जो सकारात्मक होगा। जैसे एक बुक है, उसे हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, सारे लेशन कितने हैं, हम एक एक लेशन उनको क्या करते हैं, एक एक करके उनको पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों को बनाने में क्या करती है, सहयोग देती हैं। और अब बात करते हैं वॉक ऑन द ओशन के बारे में। लेखिका ने कुछ समय समुद्र की सतह पर भी बिताया, तो उसके लिए लेखिका क्या कहना चाहती है, देखते हैं। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस, मेरा जो अंटार्कटिका का जो अनुभव था, वाज फुल ऑफ सच एपिफनीज, ऐसे ही प्रत्यक्ष दर्शनों से भरा पूरा था। तो लेखिका ऐसे ही कई प्रत्यक्ष अनुभव क्या करती है, वहाँ पर महसूस करती है। बट लेकिन द बेस्ट अकर्ड, लेकिन जो सबसे अच्छा मेरा प्रत्यक्ष दर्शन रहा, अनुभव रहा, जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिक सर्किल, वो कहाँ का था, अंटार्कटिक घेरे का, एट 65.55 डिग्री साउथ, जो था 65.55 डिग्री साउथ में। तो लेखिका को वहाँ कई प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा प्रत्यक्ष दर्शन जो उसे प्राप्त हुआ वो हुआ 65.55 डिग्री साउथ में, जो क्या था, अंटार्कटिका का सर्कल था, अंटार्कटिका का घेरा था। वहाँ पर कैसे हुआ, द सोकेल्स्की, क्योंकि उनका जो जहाज़ सोकेल्स्की था, हैड मैनेज टू वीज, वो क्या हो गया था, चला गया था, घुस गया था, हर सेल्फ इंटू ए थिक, अपने आप को वह ले गया, वो जो उनका जहाज़ था वो, इंटू ए थिक वाइट स्ट्रेच, एक बहुत ही मोटी और सफ़ेद परत के अंदर, ऑफ आइस, जो किसकी थी, बर्फ़ की, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड। और ये जो बर्फ़ की जो परत थी वो जमी हुई थी किस किस के बीच में, एक तो पेनिनसुल, एक प्रायद्वीप के बीच में, एंड टैडपोल आइलैंड, और दूसरे एक टैडपोल द्वीप के बीच में। तो पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में कुछ बर्फ़ थी, वो जो उनका जहाज है वो उस बर्फ़ की परत में क्या हो जाता है, घुस जाता है। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, और वो जो बर्फ़ थी वो हमें रोक रही थी फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे बढ़ने से, क्योंकि बर्फ़ इतनी बड़ी थी, इतनी भारी थी, इतनी मोटी थी, जो हमें आगे जाने देना नहीं चाह रही थी और वो हमें रोके हुए थी। द कैप्टन, तब हमारा जो कप्तान था, जियोफ ग्रीन, डिसाइडेड, उन्होंने ये निश्चय किया, वी वर गोइंग
टू कि हमें चले जाना चाहिए, टर्न अराउंड कि हमें घूमना चाहिए, एंड हेड बैक नॉर्थ और वापस घूमकर उत्तर दिशा की तरफ चले जाना चाहिए। बट बिफोर वी डिड लेकिन इससे पहले कि हम वापस उत्तर दिशा में जाते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड हम सभी को ये निर्देश दिया गया हमारे कैप्टन के द्वारा टू क्लाइम डाउन कि हम नीचे उतरें द गैंग प्लैंक उस जहाज से नीचे उतरने वाले पुल के द्वारा, एंड वॉक ऑन द ओशन कि हम सभी किसके ऊपर चलें, समुद्र के ऊपर। तो कैप्टन ने ये कहा कि तुम जहाज से नीचे उतरो और समुद्र के ऊपर चलो। सो इसलिए देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम सभी कितने थे, पूरे कुल मिलाकर 52 थे, 52 थे। किटेड आउट हमने कपड़े पहने इन गॉर्टेक्स, गॉर्टेक्स कहते हैं वाटरप्रूफ कपड़े जिनको पहनने के बाद में आसानी से श्वास भी आ जाता है। एंड ग्लेयर और चमक से बचने के लिए हमने चश्मे भी लगाए। वॉकिंग ऑन और हम चल पड़े ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, एक बहुत ही कठोर उस सफ़ेदी के ऊपर, दैट सीम्ड जो लग रही थी, टू स्प्रेड कि वो फैली हुई थी, आउट फॉर रिवर बिल्कुल अनंत रूप से। तो जब उनका कैप्टन उनको कहता है कि तुम समुद्र के ऊपर चलो, तो वो सारे 52 जितने भी लोग थे वो क्या करते हैं, जो वाटरप्रूफ जो कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं और वहाँ की अनंत उस सफ़ेदी से बचने के लिए, चमक से बचने के लिए अपने आंखों पर चश्मे लगा लेते हैं और उस अनंत फैली हुई बर्फ़ की परत पर क्या होते हैं, वो चलते रहते हैं या चलने लग जाते हैं। अंडरनीथ आवर फीट और हमारे पैरों के नीचे वाज ए मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी। एंड अंडरनीथ दैट और उस 1 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे 180 मीटर 180 मीटर गहरा ऑफ लिविंग बिल्कुल जीवित, ब्रेदिंग श्वास लेने वाला सॉल्ट वाटर क्या था, नमकीन पानी था। तो लेखिका कह रही है कि वो जो समुद्र था वो 180 मीटर गहरा था और उस 180 मीटर गहरे समुद्र के ऊपर ऊपरी सतह पर 1 मीटर बर्फ की क्या थी, परत जमी हुई थी, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और नीचे जो पानी था वो कैसा था, लिविंग बिल्कुल सजीव था, ब्रीदिंग उसमें जानवर जंतु सांस ले रहे थे और साथ में वो नमकीन पानी था, सॉल्ट वाटर था। इन द परिफरी उस परिधि में जो वहाँ का क्षेत्र था उसमें क्रैब ईटर सील्स जो केकड़े खाने वाली जो सील्स होती हैं वर स्ट्रेचिंग अपने आप को फैलाए हुए, एंड सनिंग और सूर्य की धूप सेक रही थी देमसेल्व्स अपने आप के लिए, ऑन द आइस फ्लॉज उन बर्फ के टुकड़ों के ऊपर, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स वो जो क्रैब ईटर सील्स थी वो ठीक उन्हीं आवारा कुत्तों के जैसी लग रही थी, गली की कुत्तों की तरह लग रही थी। विल डू अंडर द सैड जो अक्सर छाँव में बैठे रहते हैं धूप से बचने के लिए, और फिर बनियान ट्री किसी बनियान या फिर बरगद के पेड़ के। तो लेखिका कह रही है कि उस जगह बहुत सारी क्रैब ईटर सील्स भी थी, केकड़े खाने वाली सील्स भी थी, जो वहाँ पर बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर पड़ी थी ऊपर, और अपने आप को फैलाए हुए और सूर्य की जो रोशनी थी उससे अपने आप को गर्म करने का क्या कर रही थी, वो प्रयास कर रही थी। वो ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे कि हमारे गाँव में अक्सर आवारा कुत्ते आप देखते हैं बनियान बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को सुस्ताने लग जाते हैं, वैसी ही वो भी प्रतीत हो रही थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ये कोई कम नहीं था ऑफ ए रेवलेशन एक रहस्य उद्घाटन से कम। तो लेखिका कहती है कि ये सब कुछ देखना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि मेरे सामने किसी रहस्य का क्या हो गया हो, उद्घाटन हो गया हो, या फिर मुझे एक बहुत विशाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य का क्या हो गया हो पता चल गया हो। एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ डज इंडीड कनेक्ट वास्तव में अपने आप में अंतर संबंधित होती है। लेखिका कहती है कि संसार की प्रत्येक घटना, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चीज़, प्रत्येक स्थिति अपने आप में क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है देखते हैं। 9 टाइम जोन्स 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट्स 6 जांच चौकियाँ, और 3 बॉडीज ऑफ वाटर 3 जलपिंड, एंड मैनी इकोस्फीयर्स और ऐसे ही कई जैवमंडल लेटर इनको पार करने के बाद में। लेखिका ने 9 टाइम जोन्स 6 चेक पॉइंट्स 3 बॉडीज ऑफ वाटर और मैनी इकोस्फीयर्स को क्या किया था, पार किया था। उनके बाद में आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है,
अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस, उस संतुलन की सुंदरता के बारे में, इन द प्ले ऑफ आवर प्लेनेट, जो बनी हुई है हमारी प्रकृति के या हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो लेखिका इस संतुलन को देखकर अपने आप में आश्चर्यचकित है जो प्रकृति ने अपना बना रखा है। हाउ, किस प्रकार से, वुड इट बी, क्या होगा, कैसा होगा, इफ़, यदि, अंटार्कटिका वर टू बिकम, यदि अंटार्कटिका बन जाए, द वार्म प्लेस, वैसा ही गर्म स्थान, दैट इट वंस, जो कभी यूज टू बी, जैसा हुआ करता था। लेखिका कहती है कि आज के समय में अंटार्कटिका बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, लेकिन सोचो कभी ऐसा समय आ जाए कि अंटार्कटिका ठीक वैसा ही गर्म हो जाए जैसे पुराने ज़माने में, भूतकाल में, अनंत भूतकाल में हुआ करता था। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या मानव जाति यह देखने के लिए जिंदा रहेगी? और या फिर वुड वी हैव गॉन, या फिर हम भी जा चुके होंगे, द वे, उसी रास्ते पर, द डायनासोर्स, जिस रास्ते पर क्या हो चुके हैं, डायनासोर जा चुके हैं। मैमथ्स, जिसके ऊपर कौन जा चुके हैं, रोएदार हाथी, विशाल रोएदार हाथी, एंड वोली रेनोज, और साथ में वो ऊनी गेंडे जो कभी इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर रहा करते थे। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, डायनासोर्स कैसे होते हैं, मैमथ्स, रोएदार हाथी कैसे होते हैं, और वोली राइनोज कैसे होते हैं, ऊनी गंडे कैसे होते हैं। तो लेखिका ये कह रही है कि यदि अंटार्कटिका फिर से वही वैसा ही वार्म प्लेस बन गया, गर्म स्थान बन गया, तो शायद जिस प्रकार से डायनासोर्स वाइप आउट हो चुके हैं, मैमथ्स, रोएदार हाथी जा चुके हैं, और वोली राइनोज जा चुके हैं, उनका खत्म हो चुके हैं, वो उनका खात्मा हो चुका है, वो विलुप्त हो चुके हैं, शायद ऐसे ही शायद मानव जाति भी एक दिन क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। हु इज टू से, लेकिन इसकी भविष्यवाणी कौन कर सकता है, कौन कह सकता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग, लेकिन जब मैंने बिताए हैं 2 वीक्स, 2 सप्ताह, विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, ऐसे कुछ किशोर और किशोरियों के साथ जो कुछ ही थे, बंच यानी बंच का तात्पर्य गुच्छा होता है, जो एक समूह में थे, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, और मेरे साथ जितने भी 52 लोग थे उनका यही आदर्श था, टू सेव द वर्ल्ड, कि हम मिलकर किसको बचाएं, पृथ्वी को। तो लेखिका के साथ में जितने भी 52 लोग गए उनमें ज़्यादातर टीनेजर्स थे, और उनका ध्येय यही था, यही विचार था, यही आदर्श था कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, सेव द वर्ल्ड, इस संसार को क्या करेंगे, बचाएंगे। ऑल आई कैन से, इतने दिनों तक उनके साथ रहने के बाद में मैं बस एक ही बात कहूँगी, दैट ए लॉट कैन हैपन, कि बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं, इन ए मिलियन ईयर्स, 10 लाख सालों में। कितने लाख सालों में? 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। लेखिका कहती है कि 10 लाख सालों में बहुत कुछ घटित हो सकता है, बट वॉट ए डिफरेंस, लेकिन वो भी तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ए डे मैक्स, जब वो परिवर्तन क्या होता है, एक दिन में घटित होता है। लेखिका कह रही है कि कई कार्यों को होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जो पल भर में क्या हो जाते हैं और उनका बहुत बड़ा परिणाम होता है। तो हमें इन्हीं तथ्यों को निर्देशित रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, प्रकृति के संरक्षण के बारे में क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब डायनासोर्स और मैमथ्स और वोली राइनोज जिंदा थे, लेकिन आज वो इस प्रकृति पर नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है। इसका कारण था प्रकृति का परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन। तो हमें जलवायु को मेंटेन रखना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपका लेसन था, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आपकी लेखिका का नाम है तिशानी दोषी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बहुत व्यावहारिक और प्रेरणादायी बातें बताई हैं, और मेरे द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है आपको समझाने का। तो आपको यदि लेसन अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, आपको लगा है कि आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।